था। लगभग 150 मील दूर मौजूद एक कमरे में एक बूढ़ी औरत जो कि ब्लाइंड थी, यानी वो बचपन से देख नहीं पाती थी, उसने ये कहा कि व्हाट्स दैट ब्रिलियंट लाइट। मतलब जो अंधे होते हैं यानी जो देख नहीं पाते हैं, वो भी बहुत प्रकार के होते हैं। एक वो जो कि कुछ भी नहीं देख पाते हैं, यानी कम्प्लीटली ब्लैंक, नो सेंसरी इनपुट्स। और दूसरे वो जो कि लाइट को फील कर पाते हैं, यानी उनके आंख के सामने अगर टॉर्च जला दो या फिर कोई लाइट ला दो तो वो फील करते हैं कि हाँ लाइट है उनके सामने। तो ये खबर उस टाइम बहुत प्रचलित हुई कि वो बूढ़ी औरत जो कि 150 मील दूर थी, उसने ऐसा कहा कि व्हाट्स दैट ब्रिलियंट लाइट। यानी अंधे लोग भी लाइट के जो चेंजेस होते हैं वो फील कर पाते हैं। दैट्स गजब। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, एक वेपन था जिसका नाम था पेरिस गन, और ये वर्ल्ड वॉर वन का लार्जेस्ट गन था। पेरिस गन ये एक ऐसा गन था जो कि 75 मील यानी करीब 120 किलोमीटर दूर अपने टारगेट को हिट कर सकता था, और इसे जर्मनी ने बनाया था। और इसको बनाते टाइम ऐसी एक्यूरेसी का ध्यान रखा गया था कि धरती के रोटेशन को भी कंसिडर किया गया। मतलब नहीं समझे, मतलब ये जब इसको फायर करेंगे और ये डिस्टेंस कवर करेगा, इतने स्पीड से फायर होगा इसका वेपन, तो धरती तो रोटेट भी कर रही है, तो धरती के रोटेशन को भी फैक्टर इन किया गया था मैथमेटिकल काउंट में, ताकि ये सही से अपना टारगेट हिट करे। मान लो इसने फायर किया किसी शहर में, तब तक धरती रोटेट कर गई कुछ किलोमीटर तक, तो ये गलत जगह पर फायर हो जाएगा। तो इसको बनाते टाइम धरती के रोटेशन को भी कंसिडर किया गया। नाउ दैट्स रियली गजब। 120 किलोमीटर का मतलब धरती का जो स्ट्रेटोस्फीयर है, यानी बादल के ऊपर वाला एरिया, वहां तक भी किसी चीज को टारगेट किया जा सकता था। अब इतने चीजों को सुनकर आप इम्प्रेस तो हो गए होंगे कि इंसान के पास ऐसा भी वेपन है जो कि इतने दूर फायर कर सकता है, लेकिन बात यह है कि ये एक एक्चुअल वेपन से ज्यादा एक साइकोलॉजिकल वेपन था। साइकोलॉजिकल वेपन वर्ड पर ध्यान देना, इसका मतलब ये कि जो जर्मनी का ऑब्जेक्टिव था वो ये था कि वो ऐसा वेपन बना के इसको एडवर्टाइज करके अपने विरोधी कंट्री को ये बताएंगे कि हमारे पास ऐसा कुछ है, भले ही वो उसके कैपेबल हो या ना हो। मतलब एक्चुअल में किसी शहर को डिस्ट्रॉय करने का इनका प्लान नहीं था, और उन्हें पता था कि एग्जैक्टली वैसे ही काम नहीं करेगा जैसा चाह रहे थे। तो इस वेपन का इस्तेमाल नहीं किया गया, बस एक साइकोलॉजिकल वेपन यानी एक साइकोलॉजिकल बैरियर को क्रिएट करने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि जो भी ऑनलाइन पोस्ट होता है, जैसे कि आप यूट्यूब के कमेंट्स को देखते होगे, इंस्टाग्राम पे कमेंट्स देखते होगे, ट्विटर ब्राउज करते होगे, मतलब ऑनलाइन जितने चीजों को आप देखते हो, आपको ऐसा लगेगा कि जैसे कि कोई अकाउंट है, मान जिसको कि आप फॉलो करते हो, तो आपको लगेगा कि जो उसको फॉलो कर रहा है वही देखेगा अकाउंट, या फिर नेट पे मौजूद जितने भी लोग हैं सब देखेंगे, सब अपना रिएक्ट करेंगे, कमेंट पढ़ेंगे और दुनिया चलते रहेगी। लेकिन बात यह है कि इन सब चीजों पे CIA, FBI, इंडिया का रॉ और जितने ऐसे सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो भी एक टारगेट को फिक्स किए रहते हैं कि हमें इतने चीजों को एक्सप्लोर करना है। यानी आप क्या कर रहे हो, लोग क्या कर रहे हैं, और सोशल मीडिया में क्या चल रहा है। कोई सोशल मीडिया में घुसा हुआ बंदा जितना अवेयर होगा उससे 10 गुना ज्यादा अवेयर CIA, CBI, FBI, रॉ, इन सब सीक्रेट ऑर्गेनाइजेशंस के लोग, यानी क्या चल रहा है इंटरनेट की दुनिया में, ये लोग कंपल्सरीली उसको एक्सप्लोर करते रहते हैं, और बिलियंस ऑफ ट्वीट्स को इनके टीम मेंबर्स पढ़ते रहते हैं, ताकि इंटेलिजेंस रिपोर्ट को तैयार किया जा सके, या फिर कोई भी ऐसी चीज हो जो कि नेशनल सिक्योरिटी को हार्म करे, उसको इफेक्ट करे, तो उस पर ये जल्दी से जल्दी एक्शन ले पाए। यानी हर चीज पे हर लोगों की नजर। अब ऑनलाइन दुनिया ऐसी है ही कि आप पता ही नहीं कर सकते कि कौन आपका क्या देख रहा है। अब अगर मेरी वीडियो कभी अचानक से अमिताभ बच्चन जी ने ओपन करके देख लिया हो, अरे ये लड़का तो फैक्ट बता रहा है, या बस ऐसे ही ग्लैंस कर लिया हो, तो कर भी लिया होगा कोई ना कोई बॉलीवुड वाला, तो मुझे पता थोड़ी चलेगा। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, 1518 का डांसिंग प्लेग, इसके बारे में तो मैंने आपको बताया ही है, लेकिन आप यकीन मानो मेडिकल इतिहास में अगर आप या फिर आपके फैमिली मेंबर में कोई डॉक्टर के फील्ड में हो, तो उनसे पूछना कि सबसे बड़ी मेडिकल मिस्ट्री क्या है, तो वो कैंसर और बाकी चीजों को बताएंगे, क्योंकि अभी तक उन बीमारियों को समझा नहीं गया है पूरी तरह से। लेकिन इतिहास को अगर आप खंगाल लो, तो ये डांसिंग प्लेग जो था, यानी एक ऐसी बीमारी, एक ऐसा वायरस या फिर एक ऐसा कोई नेचुरल सा ऑर्गेनिज्म जो कि इंसानों को डांस करने पे मजबूर कर रहा था, दिनों तक, हफ्तों तक, महीनों तक एक इंसान को डांस करा रहा था। ऐसा एक महामारी, एक ऐसा वियर्ड सा महामारी,
ये मिस्टीरियसली शुरू हुआ था 1518 में और कुछ ही दिनों में आगे चला गया था। उस टाइम के सारे एक्सपर्ट डॉक्टर्स ने पता करने का ट्राई किया कि ये आखिर है क्या, लेकिन कोई भी सक्सेसफुल नहीं हुआ ये जानने में कि ये आखिर क्या था। आज तक की सबसे बड़ी मेडिकल मिस्ट्रीज में से ये डांसिंग प्लेग। कई बच्चे, कई औरत, कई लोग इस डांसिंग प्लेग में मारे गए। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, आपका ईयर। आप अपने एक बार कान को टच करो और आप ये सोचो कि आपके किस काम आता है ये कान। तो सिंपल आंसर है सुनने के लिए, बातों को सुनने के लिए। लेकिन एक फैक्ट है कि अगर कान ना हो तो ह्यूमंस चल भी नहीं पाएंगे। जी हाँ, ना ठीक से सीधा खड़ा हो पाएंगे, ना सीधा चल पाएंगे, ना दौड़ पाएंगे, और करने का ट्राई करेंगे भी तो गिर जाएंगे बार बार एक बच्चे की तरह। जी हाँ, सिर्फ पैर आपके चलने के काम नहीं आता है, बल्कि कान। क्योंकि सुनने में ऐसा लगता है कि ये तो काफी अनरिलेटेड है ना चलने फिरने से, लेकिन नहीं। ह्यूमन ईयर्स जो होते हैं वही वही चीजों को बैलेंस्ड रखता है। यानी जब आप चलते हो तो दोनों साइड आपका जो कान है वो एक बैलेंसिंग एजेंट की तरह काम करता है। यानी आपके कान के चलते ही आप चल पाते हो सीधा, या फिर चलते टाइम गिरते नहीं हो, अपने आप को बैलेंस कर पाते हो। हाँ, ये चीजें जो है वो अनकॉन्शियसली होती है, ऐसा नहीं कि आप कॉन्शियसली करते हो, लेकिन कान ही वो ऑर्गन है दोनों साइड का जो कि रिस्पॉन्सिबल है आपके बॉडी के बैलेंस के। मान लो आप बेड पे लेटे हो और गलती से साइड पे आ गए, तो साइड पे जैसे आप आते हो आपको ऐसे फील होता है मैं तो गिर रहा हूँ। जैसे आप बेड के एकदम साइड पे आ जाओगे, गिरने वाले हो गए, तो आप ये सेंस करना कि कान के चलते ही आपको पता चल रहा है कि आप गिरने वाले। ईयर ही आपको जगाता है। बिना कान के ना कोई चल पाएगा, ना सीधा खड़ा हो पाएगा, और दौड़ना तो दूर की बात। जो इनर ईयर का सिस्टम है, जिसको कि वेस्टिबुलर सिस्टम कहा जाता है, वही बैलेंस का रोल प्ले करता है। दोनों साइड से सिमेट्रिकल इंपल्सेस आती है, जिसके चलते ये होता है। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि जापान में एक ट्रेन कंपनी है सैनरीबू नाम का, और उसका एक स्पेशल ट्रेन चलता है कोटात्सु नाम का, और ये विंटर के समय चलता है, ठंड के समय जापान में। और ये एक ऐसा ट्रेन है जो कि बहुत मजेदार है। इस ट्रेन में पूरा बेड मौजूद होता है विद ब्लैंकेट्स, और पूरा एक लिविंग रूम का एटमोस्फेयर होता है। यानी जापान में ऐसे जो लग्जरी ट्रेन होते हैं जिसमें पूरा का पूरा बेड हो, ये बिल्कुल कॉमन है। ऐसी फैसिलिटीज अभी इंडिया में आनी बाकी है। वैसे इंडिया में बहुत सारी नई नई इनोवेटिव चीजें ऑलरेडी आ चुकी है। जैसे केरला में इंडिया का पहला एआई स्कूल भी लॉन्च हो चुका है। एआई स्कूल मतलब ये अभी फिलहाल मत समझना कि रोबोट पढ़ाएगा टीचर के चलते। ये जब एआई स्कूल का बात आता है तो ज्यादातर लोग ये सोचते हैं कि टीचर्स रिप्लेस हो जाएंगे चैट जीपीटी और बाकी रोबोट से। ऐसा नहीं, उतने भी हाई क्लास पे नहीं पहुंचे हम लोग। चेंज ये हुआ है कि वहाँ पर बहुत सारा इनोवेटिव लर्निंग एक्सपीरियंस मिलेगा। जैसे कि नॉर्मल बोर्ड के बदले डिजिटल बोर्ड होगा, और एक फ्यूचरिस्टिक स्कूल जिसमें बहुत जगह पर एआई इंटीग्रेट होगा, वैसा है। लेकिन इंडिया में पहला एआई पावर्ड स्कूल आ चुका है, यही अपने आप में गर्व की बात है। तो धीरे धीरे जैसे इंडिया डेवलप्ड कंट्री बनेगा, तब ऐसे जो ट्रेंड्स है ये भी कॉमन हो जाएगा। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, क्या पता है कि साइज आप देख के चौंक जाओगे। खीरे जो होते हैं वो इतने बड़े बड़े होते हैं, और गोभी जो होता है वो इतना बड़ा होता है, क्यूकम्बर इतना बड़ा होता है। सारे वेजिटेबल्स को आप देख सकते हो नेचुरली ऐसे उगते हैं, जैसे मानो कि ये नकली है। तो नकली किसी चीज को यूज करके बनाया गया, लेकिन ये एकदम एक्चुअल वेजिटेबल्स हैं जो कि नेचुरल खेतों में उगे। अब आपके मन में सवाल आएगा कि ऐसा कैसे, कोई सब्जी भला इतना बड़ा कैसे हो सकता है। तो अलास्का में जो है लगभग 20 घंटे सनशाइन होता है। यानी वो धरती का ऐसा लोकेशन है जहाँ पर 20 घंटे लाइट पड़ता है। यानी दिन का ज्यादा टाइम लाइट ही रहता है, और वहाँ पे क्रॉप्स और बाकी पेड़ पौधों को नॉर्मल से लगभग 8 घंटे ज्यादा लाइट मिलती है। और धरती के नॉर्थ पोल के साइड ऐसे जितने भी इलाके हैं जहाँ पर 6 महीने दिन होता है और 6 महीने रात, लोकेशन के चलते सन के रेस्पेक्टिव जो लोकेशन है वो ऐसी जगह पर है कि सारा टाइम ही वहाँ बदल जाता है। और यही कारण है कि वहाँ पर ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं जैसे मानो उनको एस्टेरॉयड दिया गया। यानी सनलाइट में देखो कितनी ताकत है, और जो आप एग्जिस्ट कर पा रहे हो, हम सब ह्यूमन बीइंग्स एग्जिस्ट कर पा रहे हैं, वो सन के चलते ही कर पा रहे हैं। क्योंकि जो खाना मिल रहा है, और खाना कैसी क्वालिटी का होगा वो सनलाइट पर ही निर्भर करता है। वहाँ के फल नॉर्मल से ज्यादा मीठे भी होते हैं, क्यों? क्योंकि वहाँ पर एक्स्ट्रा सनलाइट मिलती है।
ऐसा कहा जाता है कि वहाँ के क्रॉप्स को फोटोसिंथेसिस बोनस मिलता है, जिसके चलते वहाँ के पेड़ भी बहुत लार्जर होते हैं। वहाँ के कैरेट्स अगर आप खाओगे, गाजर वगैरह, तो आपको ऐसा लगेगा कि उसमें चीनी डाला हुआ है। जी हाँ, अलग से चीनी डाला हुआ है, इतना मीठा होता है वहाँ का कैरेट। वहाँ पे जितने नए लोग जाते हैं और खाते हैं छोटे छोटे पीस में, नॉर्मल पीस में, वो एक्स्ट्रा मीठा होता है। और यहाँ का जो ये पूरा बिजनेस है, पूरा इकोनॉमी है, वो भी ज्यादातर वेजिटेबल्स का ही है। वहाँ के कई वेजिटेबल्स को गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में मिला हुआ है। 50-50 किलो का पत्ता गोभी आपको वहाँ पर मिल जाए। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, अभी जुलाई 2023 में पैसिफिक ओशन में एक बहुत ही अजीब सी घटना हुई। वहाँ के एक जहाज वाले को एक बहुत अजीब सा मेटल समुद्र के अंदर देखा। गवर्नमेंट की टीम ने उस मेटल को निकाला पैसिफिक ओशन से रिपोर्ट होने के बाद, और हार्वर्ड भेजा गया उन मेटल के फ्रैगमेंट्स। और हार्वर्ड के साइंटिस्ट ने ये कंक्लूड किया कि ये मेटल्स एलियन इन नेचर, यानी ये धरती के नहीं, ये अगर आया भी है तो किसी दूसरे वर्ल्ड से आया है, किसी दूसरे प्लेनेट या फिर मेटेरॉइड का टुकड़ा है। पैपुआ न्यू गिनिया के पास ये मिला था। इसके ऊपर जांच की गई और ये धरती में मौजूद किसी भी मेटल से मैच नहीं खाता है। और रिसर्च में ये पता चला कि ये प्रोबेबली, मोस्ट प्रोबेबली और रियलिस्टिकली किसी मिस्टीरियस मेटेरॉइड का पार्ट है। साइंटिस्ट्स ने ये भी बताया कि ये मेटल हमारे पूरे सोलर सिस्टम में कहीं नहीं है, यानी ऐसी कई यूनिक एलिमेंट्स हैं जो कि एक्सक्लूसिवली मार्स पर पाई जाती है, जो कि एक्सक्लूसिवली मर्क्यूरी पे पाई जाती है। हमारे सोलर सिस्टम में बहुत सारे ऐसे यूनिक मेटल्स हैं जिसके बारे में हम इंसान अवेयर है, हमें पता है कि ये भी होता है। लेकिन ये जो मेटल है ये क्या है? हमारे पूरे सोलर सिस्टम में ऐसा कोई मेटल मौजूद नहीं है। लगभग 2 हफ्ते के मेहनत के बाद, 100 मील घुमाने के बाद छोटे छोटे 50 टुकड़े मिले। और ये इतने छोटे हैं कि इनको सही से देखने के लिए एक माइक्रोस्कोप चाहिए। ऐसे मेटल के टुकड़े, लेकिन ये चमकते बहुत हैं। और ये कहा जा रहा है कि एक सॉलिड एविडेंस है जो कि इंसान ने प्राप्त किया है इंटरस्टेलर बीइंग्स का, यानी किसी एलियन सभ्यता के द्वारा बनाए गए किसी चीज का कोई टुकड़ा हो सकता है। तो बहुत सारा रिसर्च करने के बाद यही पता चला कि साल 2014 में, यानी आज से करीब 9 साल पहले, पैसिफिक ओशन में उसी जगह पर एक छोटा सा मेटेरॉइड टकराया था। मात्र एक बास्केटबॉल के साइज का मेटेरॉइड, और उसी का पार्ट है। तो ये कहा जा रहा है कि ये मेटेरॉइड जो है ये सोलर सिस्टम के बाहर से आया था। अभी तक इंसान ने पूरी तरह से सोलर सिस्टम को भी एक्सप्लोर नहीं किया है। तो सोलर सिस्टम के बाहर की जो चीजें हैं वो तो बहुत ही ज्यादा यूनिक है। तो सोलर सिस्टम की जो बाहर की चीजें हैं उन्हें हमें सही से प्रोटेक्टेड रखना जरूरी है, ताकि हम जान सके कि कैसी कैसी चीजें संभव हो सकती है हमारे दुनिया में। हम बस एक कुएं में रह रहे हैं, इसको कहते हैं सोलर सिस्टम। अभी सोलर सिस्टम के बाहर न जाने क्या क्या है, और अगर हमें कोई ऐसी चीज मिलती है जो कि बाहर से आ रही हो, इट्स डेफिनेटली वैल्यूएबल। और अभी तक ये हार्वर्ड में मौजूद है, और डेली इस पे रिसर्चेस की जा रही है ये पता करने के लिए कि ये आखिर है क्या। इसको सर्च करने में करीब $1.5 मिलियन यानी 10 करोड़ का खर्चा हुआ था, लेकिन इसका जो वैल्यू है वो बिलियंस में। इन टुकड़ों का साइज जो एग्जैक्ट जानना चाहते हैं उनको मैं बता दूं कि ये 0.5 मिलीमीटर के साइज के हैं। साइंटिस्ट ने और एक बात को कंक्लूड किया कि ये किसी प्लेनेट से आया है, यानी किसी और तारामंडल से। यानी जिस तरह ये सूरज का परिवार है, इतने सारे ग्रह, सोलर सिस्टम, तो वैसे ही कोई दूर मौजूद सोलर सिस्टम होगा और वहीं से ये कोइंसिडेंटली धरती पे आके हिट किया। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट, क्या आपको पता है कि वर्ल्ड वॉर 2 के समय ताजमहल को बैम्बू से कवर कर दिया गया था ताकि उस पर कोई बॉम्ब ना गिरा दे। वर्ल्ड वॉर 2 के समय पूरी दुनिया की स्थिति बहुत खराब थी। लड़ाई कर रहे देशों के सपोर्ट में कोई देश था तो कोई विरुद्ध। तो इसी के चलते इंडिया के सबसे इम्पोर्टेंट हेरिटेज साइट ताजमहल को बैम्बू से प्रोटेक्ट कर दिया गया था। और इतना ही नहीं, जब 1965 के समय इंडिया पाकिस्तान की वॉर चल रही थी, तब भी इसको ग्रीन कलर के कपड़े से पूरी तरह से ढक दिया गया था। क्या है कि जब भी ऐसी ग्लोबल अनसर्टेनिटीज होती है, यानी वॉर का डर वगैरह, तब अक्सर सारे कंट्रीज अपने मेन हेरिटेज साइट्स को प्रोटेक्ट करने में लग जाती है। तो यही कारण था कि ताजमहल के साथ ये हुआ था। नेक्स्ट माइंड ब्लोइंग फैक्ट,
क्या पेड़ पौधे रोते हैं? ये सुनने में आपको बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन रिसर्चेस में ये पता चला है कि जब पेड़ों को पानी नहीं मिलता है तब वो एक हाई फ्रिक्वेंसी साउंड को रिलीज करते हैं जो कि ह्यूमंस नहीं सुन पाते हैं, क्योंकि वो बहुत ही ज्यादा हाई फ्रिक्वेंसी पे होता है। फ्रिक्वेंसी का एक रेंज होता है लोअर साइड और अपर साइड, जिसके बीच में अगर कोई साउंड हो वही ह्यूमन सुन सकते हैं। बाकी अगर इस बैरियर को हटा दे, इस कुएं से अगर हम निकले, तो ऐसी कई साउंड्स है जो कि कॉन्टिन्यूसली है, लेकिन इंसान का कान सुन नहीं सकता, क्योंकि इंसान के कान का भी लिमिटेशन है सुनने की। लेकिन मशीन से डिटेक्ट कर सकती है, जो कि इंसानों ने बनाया है। तो एक तरह का हाई फ्रिक्वेंसी स्क्रीम कहा जाता है, SCREAM, यानी चिल्लाना। एक तरह से पेड़ चिल्लाते हैं जब उनको पानी नहीं मिलता। सुनने में बहुत अजीब लग रहा होगा, लेकिन ये सब चीजें बिल्कुल साइंटिफिक। और जब पेड़ को काटा जाता है या फिर जब सूखा आता है, तब भी पेड़ ऐसे ही साउंड्स को निकालते हैं इन रिस्पॉन्स टू स्ट्रेस। यानी पेड़ काटना सही में तो पेन देता है, एक तरह से हम कह सकते हैं इनफॉर्मली। तो हो सकता है कि अगर हम कोई ऐसी डिवाइस निकालें जिससे हम पेड़ों के आवाज को सुन सके, के अलग फ्रिक्वेंसी वाले साउंड को सुन सके, तो हम पेड़ों के भी फीलिंग्स को, यानी वो जब स्ट्रेस में रहते हैं, ये सुन पाएंगे। यानी मतलब ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर कोई ऐसा मशीन निकल जाए जो हम कान में लगा के ये सब चीजों को सुन सके, तो वो काफी सही चीज है। इसी चीज के ऊपर आप कई आर्टिकल्स को अपने स्क्रीन पे देख सकते हो। इस चीज पे रिसर्चेस अभी भी जारी है। पेड़ों के बारे में और एक अमेजिंग बात यह है कि वो आपस में कम्युनिकेट करते हैं रूट्स के जरिए। यानी जिस तरह इंसानों का सोशल कॉलोनी होता है, हम एक दूसरे से कम्युनिकेट करते हैं और जीते हैं, यही चीज पेड़ों में भी देखी गई। यानी वो भी एकदम इंसान की तरह। That's गजब। तो ये थे आज के फैक्ट्स। वीडियो को लाइक जरूर करना और नीचे कमेंट करना कि ये वीडियो कैसा लगा, और शेयर जरूर करना, और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर ऑन करना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।